हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आज की वीडियो में बीआरएस से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे जिसके थ्रू आप बीआरएस को बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बीआरएस क्या होता है, उसको क्यों बनाया जाता है और बीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे हम लोग अभी बनाएंगे, ये सब आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीआरएस क्यों बनाया जाता है वो बताता हूं। देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक का तो नाम आप जानते ही होंगे। रिकॉन्साइल करना क्या होता है ये आपको पता नहीं है, और स्टेटमेंट भी आप जानते ही होंगे कि किसी भी डिटेल्स को दिखलाना वही एक स्टेटमेंट होता है। रिकॉन्साइल करने का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो किस किस चीज को हम लोग मिलाएंगे, तो दो बुक होता है, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। तो दो चीजों को मिलाना ही रिकॉन्साइल करना कहलाता है। ठीक है, कैश बुक और पासबुक। जब हम लोग बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बैंक में कैश जमा कराते हैं, बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, और भी बहुत सारे काम हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एक जो कॉमन मैन होता है, यानी जो बिजनेसमैन नहीं है, वो पूरा पासबुक पे डिपेंडेंट होता है। यानी जो भी हिसाब किताब उसको चेक करना होता है वो बैंक से पासबुक में एंट्री करा के ले आता है या एक स्टेटमेंट निकलवा के ले आता है, और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना हिसाब किताब मिला लेता है। ठीक है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है वो बैंक में जब भी कुछ ट्रांजैक्शन करता है, यानी बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करता है, बैंक से कुछ भी विड्रॉ करता है, ठीक है, तो वो अपना हिसाब किताब खुद बनाता है, यानी कि वो उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखता है। ठीक है, यानी बिजनेसमैन अपने लिए एक अलग हिसाब किताब के लिए एक अलग बुक बना लेता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। और बैंक जिसमें लिखता है हिसाब किताब उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। यानी कि बिजनेसमैन अपना हिसाब किताब कैशबुक में रिकॉर्ड करता है, बैंक उसी सेम ट्रांजैक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और पासबुक का एक स्टेटमेंट या एक कॉपी हम लोगों को दे देता है बैंक हिसाब किताब मिलाने के लिए, और इसी पासबुक के ट्रांजैक्शन को हम लोग कैशबुक से क्या करते हैं, मिलाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि हर मंथ में मिला सकते हैं, 6 मंथ में मिला सकते हैं, और ईयर में एक बार जब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तब तो हम लोग इसको रिकॉन्साइल करते ही करते हैं। ठीक है, अब दोनों बुक साल भर हम लोग बनाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन यहां लिख रहा है, बैंक यहां लिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो बैलेंस होगा एक पर्टिकुलर डेट में या फिर ईयर के एंड में बोलिए, तो वो क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से दोनों बुक में कोई डिफरेंसेस आ जाता है, तो उसी डिफरेंस को खोजने के लिए या बोलिए मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हिसाब से 31 मार्च को बैंक का बैलेंस होना चाहिए 15,000, लेकिन जब आप बैंक से स्टेटमेंट लेके आते हैं और उस स्टेटमेंट या पासबुक में बैलेंस आपका 25,000 दिख रहा है, ठीक है, कैसा लगेगा आपको। या फिर बैंक में आपके कैशबुक के हिसाब से होना चाहिए 20,000, और बैंक से जब आप पासबुक एंट्री करवा के ला रहे हैं तो वहां पर आपको दिख रहा है 5,000, तब कैसा लगेगा आपको। तो ये जो डिफरेंस होता है, जरूरी नहीं है ये किसी फ्रॉड के कारण हुआ हो, ये जो डिफरेंस होता है वो दो रीजन से होता है। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा होता है किसी एरर या मिस्टेक की वजह से ये डिफरेंस आपके कैशबुक और पासबुक के बीच में हो सकता है। अब टाइमिंग के कारण डिफरेंस कैसे होता है वो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। और एरर या मिस्टेक कैसे कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं, एक दो एग्जांपल लेके आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों रीजन को हम लोग समझते हैं। क्या कारण है कि दोनों का बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट में आके, यानी कि अगर 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है और 31 मार्च को जब हम लोग दोनों तरह की बुक को मिलाते हैं, क्योंकि पूरा एक साल हम लोग ट्रांजैक्शन को हम लोग भी लिखते हैं, बैंक भी सेम ट्रांजैक्शन को लिखता है, तो आखिर डिफरेंस हो कैसे जाता है, तो उसका रीजन है एक तो टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा मिस्टेक। टाइमिंग डिफरेंस कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरा कोई कस्टमर मुझे 10,000 का चेक देता है, तो वो जो चेक है, मान लीजिए मेरा एसबीआई में अकाउंट है, और जो कस्टमर मुझे चेक देकर गया है उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो अब जैसे मैं उस चेक को लूंगा तो वो चेक से
पैसा कैसे आएगा? तो पंजाब नेशनल बैंक का चेक मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाऊंगा। तो जैसे ही मैं उस चेक को बैंक में जमा कराने के लिए भेजूंगा, मैं अपने यहाँ सबसे पहले उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। यानी कि बैंक में जब हम लोग चेक भेजेंगे, चेक भेजने के पहले ही हम लोग उसको क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद वो चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवा के आ जाएंगे। ठीक है। अब मेरा बैंक उस चेक को दूसरे दिन डब्बा में से निकाल के उस सामने वाली पार्टी के बैंक में भेजेगा क्लियरिंग के लिए। अगर उस सामने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा है और भी सारी चीजें ओके है, डेट ठीक लिखा हुआ है, कहीं कोई ओवर राइटिंग नहीं है, सिग्नेचर भी ठीक ठाक है, तो वो चेक क्या होगा, क्लियर होके तब वहां से पैसा आएगा और उसके बाद यहाँ मेरे अकाउंट में वो पैसा बैंक में एंट्री होगा। तो इस काम में हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए। ठीक है। अगर बीच में कोई हॉलीडे है तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो हम लोग इसको मान लीजिए कि मुझे किसी ने 29 मार्च को चेक दिया, चेक लेकर मैंने यहां पर प्लस कर लिया और बैंक में उसको जमा करा दिया। बैंक में पैसा आते आते 2 अप्रैल हो गया। तो बैंक यहां पर जब भी उस चेक की एंट्री करेगा तो वो 2 अप्रैल को करेगा, जब पैसा कलेक्ट होके सामने वाली पार्टी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, तब बैंक यहां पर उसको प्लस करेगा। लेकिन उतने दिन तक, यानी कि बीच में जब 31 मार्च आएगा, तो 31 मार्च को जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो एक जगह 10,000 प्लस हो चुका है और यहां पर 10,000 आया कब, 2 अप्रैल को। तो 31 मार्च के दिन यहां पर प्लस हो गया, यहां पर प्लस नहीं हुआ। तो देखिए ये है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है। यानी हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हैंड टू हैंड, यानी कि जैसे चेक मिलेगा हम लोग बैंक में जमा कराएंगे, उसी दिन हम लोग उसको यहां लिख लेंगे। लेकिन बैंक का कहना है कि जब पैसा आ जाएगा अकाउंट में तब उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 30 मार्च को मैंने किसी पार्टी को 5,000 का चेक दिया। तो जैसे मैं उसको चेक दूंगा, मैं अपने यहां तुरंत 5,000 माइनस कर लूंगा। ठीक है। अब वो पार्टी चेक लेकर चला गया है और वो इस अकाउंट में पैसा निकालने के लिए मान लीजिए कि 10 अप्रैल तक नहीं आ गया। ठीक है। 10 अप्रैल तक वो बैंक से पैसा निकालने के लिए गया ही नहीं, यानी कि वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो बैंक से पैसा 10 अप्रैल को निकला, उसके पहले निकला ही नहीं है, तो बैंक से कब माइनस होगा, 10 अप्रैल को माइनस होगा। लेकिन जब 31 मार्च को हम लोग दोनों को टैली करेंगे, मिलाएंगे, एक जगह से बैलेंस माइनस हो चुका है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, कैशबुक में तुरंत ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। बिजनेस का नियम है पहले लिखो फिर लेन देन करो। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो पहले लिख लेता है और उसके बाद अपना चेक दे दिया। ठीक है। बैंक बोलता है नहीं, जब मेरे यहां से पैसा निकलेगा तब मैं यहां से माइनस करूंगा। बात भी सही है। तो बैंक से माइनस होगा बाद में, हम लोग माइनस कर चुके हैं पहले, बीच में आ जाएगा 31 मार्च। जब उस दिन हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच में क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। यही टाइमिंग डिफरेंस होता है। ठीक है। यानी कि बैंक भी लिखेगा, हम लोग भी लिखेंगे, एक न एक दिन दोनों लिखेंगे, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, ट्रांजैक्शन को लिखने का टाइमिंग भी अलग अलग है, जिसके कारण दोनों के बुक्स में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है किसी पर्टिकुलर डेट में। ठीक है। ये डिफरेंस आज निकल दूर होगा, 2 दिन बाद दूर होगा, 4 दिन बाद दूर होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में जब आप दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में कोई कस्टमर डायरेक्ट 5,000 जमा करा देता है। डायरेक्ट मेरा कोई कस्टमर है जो बाहर से आता है, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 5,000 जमा करा देता है। तो बैंक में तो पैसा बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो पार्टी मुझे कोई भी खबर नहीं देता है, ना फोन से न मैसेज से, कुछ भी नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने 5,000 जमा कर दिया। जब मुझे पता चलेगा मैं यहां पर एंट्री करूंगा, लेकिन तब तक दोनों के बीच में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। इसी को टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब बैंक कई बार साल में हम लोगों को इंटरेस्ट अलाउ करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो बैंक मेरे अकाउंट में मान लीजिए 500 इंटरेस्ट का क्रेडिट कर देगा। हम लोगों को कोई पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तब तक नहीं लिखेंगे जब तक जानकारी नहीं होगा। तो जितने दिनों तक हम लोग नहीं लिखेंगे उतने दिनों तक दोनों के बुक्स में क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा। अब यहां पर एक बात और है कि आप लोग को ऐसा भी लगेगा कि बैंक से तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी पैसा अगर क्रेडिट होता है या बैंक से कोई भी पैसा डेबिट होता है, यानी अकाउंट से पैसा निकलता है या अकाउंट में पैसा आता है, तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। ठीक है। लेकिन आप एक एजम्पशन लेके चलिए कि यहां पर मैसेज को हम लोग इग्नोर करेंगे। मतलब मान लीजिए कि मैसेज फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जब का बना हुआ है
तब ना तो मोबाइल था और ना कोई मैसेज एसएमएस फैसिलिटी थी, ठीक है। तो अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, आप एक बार मैसेज वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाइए और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग बैंक का मैसेज हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन का एक ही सोर्स है, पासबुक। जब हम लोग बैंक से पासबुक अप टू डेट करा के लाते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक बार एसएमएस को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर को पूरे मन लगा के समझेंगे, ठीक है। अब एरर की बात कर लेते हैं। एरर क्या होता है, जैसे मान लो कि कैशबुक में दो साइड होता है, एक होता है रिसिप्ट साइड, एक होता है पेमेंट साइड, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड का टोटल करने के टाइम पर हो सकता है कि हम लोग ज्यादा टोटल कर दें या फिर कम टोटल कर दें। पेमेंट साइड में भी सेम मिस्टेक हो सकता है, या तो हम लोग ज्यादा टोटल कर देते हैं या फिर कम टोटल कर देते हैं, यानी कि इसको ओवर कास्ट और अंडर कास्ट बोलते हैं। यानी ज्यादा टोटल कर देते हैं, यानी टोटलिंग को हम लोग कास्टिंग करना बोलते हैं। यानी कैशबुक कॉलम का जब हम लोग टोटल करते हैं तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। तो ज्यादा ऐड कर दिए तो ओवर कास्टिंग, कम ऐड कर दिए तो अंडर कास्टिंग, जिसके कारण बैलेंस पर सीधा असर पड़ता है। इसको एरर या मिस्टेक आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कारण भी दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, या फिर आप नहीं भी समझेंगे डायरेक्ट भी, जैसे कि या समझ ही लो, ये है कैशबुक। कैशबुक में दो साइड होता है, एक इसको बोलते हैं रिसिप्ट साइड, इसको बोलते हैं पेमेंट साइड, या फिर आप डेबिट या क्रेडिट साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैशबुक ऐसा होता है, यहां पर मान लो कि 50,000 है एक ट्रांजेक्शन का, यहां 1 लाख है, यहां 2 लाख है, ठीक है। और इस साइड में है मान लीजिए 60,000 और 70,000, ठीक है। अब जब हम लोग इसका टोटल कर रहे हैं तो यहां पर हो जा रहा है 50, 1 लाख 1,50,000 और 20, ठीक है। तो ये हो रहा है 70,000, 1,70,000। अगर सही सही टोटल करते हैं तो ये 1,70,000 होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि गलती से हम लोग इसको ज्यादा जोड़ देते हैं, यानी कि 170 की जगह हम लोग 180 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 180 लिखने से क्या होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। सीधा क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो बचेगा यहां बैलेंस में लिख देंगे। यानी कि अगर इसका टोटल ज्यादा हो जाता है गलती से तो यहां पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस के ऊपर, यानी बैलेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर इसको हम लोग कम टोटल कर देते हैं तो सीधा असर किस पे पड़ेगा, बैलेंस पे पड़ेगा, यानी बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ओवर कास्ट करने से बैलेंस बढ़ जाएगा रिसिप्ट साइड में, और अंडर कास्ट करने से बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जस्ट पेमेंट साइड में अगर हम लोग टोटलिंग मिस्टेक कर देते हैं, पेमेंट साइड, जैसे कि अगर इस साइड का टोटल पहले वाले एग्जांपल के अनुसार 180 है और इधर 130 है, तो बैलेंस कितना आएगा, 50, ठीक। यहां पर 50 लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग गलती से क्या करते हैं, इसको ओवरकास्ट कर देते हैं, यानी 60,000 70,000 का टोटल कर रहे हैं, 130 की जगह गलती से 140 हो गया, ठीक, ओवरकास्ट हो गया। तो अगर इस साइड ओवरकास्ट हो जाता है तो सीधा असर किस पे पड़ेगा, बैलेंस पे पड़ेगा। बैलेंस क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग गलती से अंडरकास्ट कर देते हैं, ओवरकास्ट करने से बैलेंस क्या हुआ, घट गया। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको अंडरकास्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 60,000 70,000 130 हो रहा है, हम लोग इसको 120 गलती से अंडरकास्ट कर लेते हैं, कम टोटल कर लेते हैं, तो इसका इफेक्ट भी किस पर पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। बैलेंस गलती से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बैलेंस गलती से बढ़ या घट जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। कैशबुक, कैशबुक, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड बोलो या फिर इसको डेबिट साइड बोलो, ठीक है। दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ओवरकास्ट आप कर सकते हैं गलती से, या फिर अंडरकास्ट कर सकते हैं आप गलती से, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ओवरकास्ट कर देने से सीधा असर किस पे पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर। अंडरकास्ट कर देने से भी सीधा असर किस पे पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर। यानी कि ओवरकास्ट बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अंडरकास्ट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि रिसिप्ट साइड का बैलेंस के साथ सीधा रिलेशनशिप है,
अगर ओवरकास्ट होगा बैलेंस बढ़ जाएगा, अंडरकास्ट होगा बैलेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कैश बुक में ही आ जाते हैं हम लोग पेमेंट साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लेंगे। पेमेंट साइड बोलो या क्रेडिट साइड बोलो एक ही बात है। इसमें भी सेम दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ओवरकास्ट हो सकता है या फिर अंडरकास्ट हो सकता है। इसका भी सीधा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस के ऊपर, सीधा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उल्टा असर होगा। यानी कि रिसिप्ट साइड का बैलेंस के साथ सीधा रिलेशन है। अगर ओवरकास्ट होगा बढ़ेगा, बैलेंस गलती से टोटल अगर गलती से ज्यादा कर देते हैं बैलेंस भी बढ़ जाएगा, टोटल गलती से कम कर देते हैं बैलेंस घट जाएगा। लेकिन पेमेंट साइड में उल्टा इफेक्ट होता है, रिवर्स रिलेशनशिप है। ओवरकास्ट होने से बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अंडरकास्ट होने से बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तुरंत बनाएंगे। आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन। पहले आपको कारण समझाना जरूरी है, पहले मैं आपको रीजन समझा देता हूं किसका कहां क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ हर एक चैप्टर के अंदर आप देखेंगे, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ उसमें जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो आपको नए नए मिलते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसानी से आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है बीआरएस का। अब देखो, कैशबुक का जो बैलेंस होता है ना, कैशबुक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। यानी कि हम लोग फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग देखिए प्लस माइनस वाले लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि कोई अमाउंट जैसे 500 डेबिटेड इन कैशबुक, 600 क्रेडिटेड इन कैशबुक, अब डेबिटेड का मतलब प्लस हुआ कि माइनस हुआ, क्रेडिटेड का मतलब प्लस हुआ या माइनस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट है, कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। अगर इस डेबिट में कुछ डेबिट होता है तो इसका क्या मतलब है, यानी डेबिट बैलेंस में कोई भी चीज अगर डेबिट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि हम लोगों को बस बैलेंस के ऊपर ध्यान देना है इस चैप्टर में, और ध्यान यही देना है कि बैलेंस किसी भी ट्रांजेक्शन के कारण या किसी भी मिस्टेक के कारण, कोई भी रीजन जो दिया हुआ है उसके कारण सीधा हम लोगों को यह देखना है बैलेंस बढ़ रहा है या बैलेंस घट रहा है। तो कोई भी बात होगा तो हम लोग देखेंगे बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट में डेबिट करेंगे तो क्या होगा, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा। डेबिट में डेबिट का मतलब होता है कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसे बोलिए कि उसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी कैशबुक में कुछ भी प्लस हो रहा है यानी बैलेंस बढ़ रहा है। कब, डेबिट में डेबिट का मतलब सेम हो रहा है, मतलब बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डेबिट में क्रेडिट उल्टा हो रहा है का मतलब बैलेंस क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं पासबुक में। फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का। और अगर कभी आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए कि कोई अमाउंट आपके अकाउंट में, यानी वो मैसेज कहां से आता है, बैंक से आता है, यानी वो पासबुक का मैसेज होता है कि आपके अकाउंट में कुछ डेबिट हो गया। तो अकाउंट में कुछ डेबिट हो गया का क्या मतलब है, अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है या घट गया, और अकाउंट में कुछ क्रेडिट हो गया का मतलब बैलेंस बढ़ गया या घट गया। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट में डेबिट, यानी कि उल्टा हो रहा है, आप समझ गए होंगे, बैलेंस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है। और क्रेडिट में क्रेडिट हो रहा है का मतलब होता है कि बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर बोलिए कि बैलेंस में और अमाउंट ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि कैशबुक का जस्ट उल्टा किसमें होता है, पासबुक में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिए। और चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम लोग बनाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिस डेट में बनाना है, यानी क्वेश्चन में जो डेट गिवन है उस डेट को हम लोग यहां लिख लेंगे, यानी हम लोग किस डेट में रिकॉन्साइल कर रहे हैं वो डेट यहां लिख लेंगे। इसके बाद एक प्लस का कॉलम बना लेंगे, एक माइनस का कॉलम बना लेंगे। ठीक है,
बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए अलग अलग कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, ठीक। एक ये प्लस माइनस वाला फॉर्मेट होता है, एक होता है इनर कॉलम आउटर कॉलम वाला फॉर्मेट। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे सबसे इजी और सबसे अच्छा लगता है ये प्लस माइनस वाला कॉलम, खास करके जब आप नॉर्मल यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, जब ओवरड्राफ्ट में जाएंगे, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में जाएंगे, तब ये प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत आसानी से आप ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो ये फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनका कहना है ये फॉर्मेट बनाओ तो मार्क्स मिलेगा, कुछ टीचर्स का कहना नहीं ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, आप इनर कॉलम आउटर कॉलम वाला बनाओ तब मार्क्स मिलेगा। तो अब आप देख लेना कि आपके स्कूल के टीचर कैसा फॉर्मेट बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है बीआरएस को बनाने के लिए, खास करके जब आप नॉर्मल बैलेंस से ओवरड्राफ्ट ओडी वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर दो तरह का बुक होता है, एक कैश बुक दूसरा पासबुक, तो कौन से बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला जाता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 2025। यहां पर एज ऑन थो, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 50,500, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है। कुछ क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक भी रहता है, तो हम लोग पहले आज की क्लास में बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बनाएंगे, फिर अगले क्लास में बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन बनाएंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 50,500 रुपया हम लोग यहां लिख लेंगे प्लस वाले कॉलम में, यानी कि जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसको हमेशा प्लस कॉलम में लिखना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट गिवन है तो ओवरड्राफ्ट अगर रहेगा कभी भी तो आप बस बैलेंस को कहां लिख देंगे, माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस है, कहीं पर ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ था, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब डिफरेंस के कुछ कारण को प्लस करेंगे, डिफरेंस के कुछ कारण को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब सबसे मुश्किल काम इस चैप्टर में यही होता है कि पता नहीं चलता है कि किसको किसको प्लस करना है, किसको किसको माइनस करना है, ठीक है। तो कभी कभी देखना बुक में एक फॉर्मेट दिया रहता है स्टार्टिंग में, कुछ लोग फॉर्मेट को याद करके भी बनाते हैं, लेकिन उससे आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, वो बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा कि किसको किसको प्लस करना चाहिए, किसको किसको माइनस करना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेंगे, एक वर्किंग बना लेंगे रफ में। अब रफ में भी बना सकते हैं आप, एक वर्किंग नोट बना लेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। ये है कैश बुक और ये है पासबुक। क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन गिवन है, जो भी रीजन दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे पहले, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, कैश बुक पर क्या इफेक्ट होगा, पासबुक पर क्या इफेक्ट होगा, वो लिखेंगे। और उसके बाद आप उसको यूज कैसे करेंगे। कैश बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान देंगे पासबुक के ऊपर। पासबुक में किसी भी रीजन से अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो आप उसको यहाँ प्लस करेंगे, पासबुक का बैलेंस अगर घट रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि जिसको लेके चल रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अपोजिट में ध्यान देंगे। यानी कैश बुक लेके चल रहे हैं, पासबुक को देखेंगे, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो यहाँ ऐड करेंगे, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो हम लोग उसको यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, तब आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हम लोग चेक किसी को दे रहे हैं 11,500 रुपया का, ठीक है, लेकिन वो चेक जिस आदमी को दे रहे हैं वो बैंक से अभी तक पैसा निकालने के लिए नहीं गया है 11,500। अब देखिए काम करने का क्या प्रोसेस है। हम लोग जब भी किसी को चेक देंगे, यानी कि एक बिजनेसमैन जब भी किसी को चेक देगा, वो चेक देके तुरंत यहां से माइनस कर लेगा। एक मिनट, अमाउंट देख लेते हैं, 11,500। हम लोग बिजनेसमैन जैसे किसी को चेक देगा, चेक देने के साथ तुरंत वो अपने कैश बुक में उसको माइनस कर लेगा। लेकिन वो आदमी अभी तक बैंक में पैसा निकालने के लिए चेक को ले जाकर प्रेजेंट नहीं किया है, पासबुक से पैसा नहीं निकला है, बैंक में वो अमाउंट माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। यानी इस लाइन को पढ़कर यही पता चला है कि उसका इफेक्ट ये होगा कि एक जगह से माइनस हो चुका है अमाउंट और एक जगह से माइनस नहीं हुआ, ठीक है। यही इसका इफेक्ट होगा। अब हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, कैश बुक को। पूरा ध्यान किस पे देंगे, पासबुक में। दोनों को आप मान के चलिए कि दोनों पहले बराबर बराबर थे, यहां से माइनस हो गया 11,500 और यहां से माइनस नहीं हुआ है, तो कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक का जो बैलेंस है वो 11,500 रुपया ज्यादा है, बढ़ा हुआ है बैलेंस।
तो अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग उसको अभी क्या करना बात किए थे, प्लस करेंगे। ठीक है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, प्लस करेंगे। रीजन क्या है, जो लाइन है क्वेश्चन का उसी लाइन को लिखेंगे। लाइन ये है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11,500 प्लस करना है तो प्लस वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 11,500। सेकंड लाइन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, 8,000 का चेक हम लोग बैंक में जमा करा रहे हैं लेकिन वो अभी तक क्लियर होकर उसका पैसा नहीं आया है। 8,000 का चेक हम लोग बैंक में जमा करवा रहे हैं। इफेक्ट क्या होगा, हम लोग जब भी कभी बैंक में कुछ जमा कराते हैं, यानी बिजनेसमैन जब भी बैंक में कुछ जमा कराएगा वो सबसे पहले उसको अपने यहां प्लस कर लेगा, यानी कि बिजनेसमैन जैसे चेक मिलेगा उसको यहां पर प्लस कर लेगा, लेकिन उसका पैसा अभी बैंक में क्लियर होकर नहीं आया है तो बैंक में अभी तक यहां कोई एंट्री नहीं है, यानी एक जगह का बैलेंस बढ़ गया और एक जगह का बैलेंस नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि इसके कारण डिफरेंस हो गया। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। पूरा ध्यान किस पे देंगे, पासबुक में देंगे। कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस 8,000 कम है, क्योंकि यहां प्लस हो गया, यहां प्लस नहीं हुआ, यहां 8,000 कम है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम लोग लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हम लोग चेक जमा करा चुके हैं लेकिन बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है, 8,000 रुपया माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैश बुक के रिसिप्ट साइड में अगर कोई भी चीज ओवर कास्ट है तो बैलेंस पर असर पड़ता है कि बैलेंस बढ़ जाता है। कैश बुक के रिसिप्ट साइड में अगर अंडर कास्ट है तो बैलेंस पर सीधा असर यह पड़ता है कि बैलेंस घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहां पर अंडर कास्ट है, रिसिप्ट साइड है, अंडर कास्ट है, बैलेंस क्या हुआ होगा, डिक्रीज हो गया होगा 1,000। और ये मिस्टेक कहां हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है कैश बुक में। कैश बुक में ये गलती से क्या हो गया, 1,000 घट गया। टोटलिंग गलत होने के कारण बैलेंस पर क्या इफेक्ट हुआ, बैलेंस घट गया 1,000 रुपया। पासबुक में ये मिस्टेक नहीं हुआ है, यहां माइनस हुआ, यहां माइनस नहीं हुआ, दोनों बराबर बराबर थे, एक जगह से माइनस हो गया, एक जगह माइनस नहीं हुआ, यानी पासबुक में 1,000 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो पासबुक में बढ़ा हुआ है बैलेंस, तो हम लोग उसको यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 1,000। ठीक है, इसके बाद कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 5,000। मेरा कोई कस्टमर है जो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया डायरेक्ट जमा करा देता है और मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बैंक में तो पैसा जमा होने के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी बिजनेसमैन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिजनेसमैन ने यहां पर कुछ भी एंट्री पास नहीं किया है, डिफरेंस हो चुका है। हम लोग लेके चल रहे हैं कैश बुक को, पूरा ध्यान देंगे पासबुक में 5,000 रुपया ज्यादा है तो हम लोग उसको यहां प्लस कर लेंगे। कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर अकाउंट, कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर अकाउंट 5,000 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। हम लोगों ने कोई चेक बैंक में जमा किया था लेकिन वो किसी रीजन से डिसऑनर हो गया, इसका क्या इफेक्ट होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने के टाइम में। हम लोग जब भी किसी का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं हम लोग उसको सीधा कैश बुक में क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 3,500 का चेक जब किसी पार्टी ने दिया होगा हम लोगों ने उसको अपने अकाउंट में प्लस कर लिया, लेकिन अब मान लीजिए कि किसी भी रीजन से वो चेक डिसऑनर यानी बाउंस हो सकता है। मान लीजिए कि उस पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, सिग्नेचर मिसमैच हो गया होगा, ओवर राइटिंग होगा, डेट गलत है, बहुत सारे कारण से चेक डिसऑनर हो सकता है। तो चेक डिसऑनर हो गया यानी कि बाउंस हो गया, यानी कि उसका पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है और कभी आएगा भी नहीं, यानी कि यहां पर खाली है। यहां पर हम लोग प्लस कर चुके थे ये सोच के कि बैंक में पैसा जमा हो गया है, लेकिन बैंक से इंफॉर्मेशन मिला बाद में कि बैंक में पैसा नहीं आया क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इफेक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या पड़ा,
एक जगह प्लस हो गया, एक जगह प्लस नहीं हुआ, यानी कि पासबुक में 3500 क्या है, कम है, 3500 रुपया कम है पासबुक में। हम लोग लेके चल रहे हैं कैशबुक को, ध्यान देंगे पासबुक के ऊपर। पासबुक का 3500 रुपया बैलेंस इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। कम है तो हम लोग उसको यहां क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 3500 रुपया, ठीक है। अब जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन थे सभी को हम लोगों ने क्या किया, सभी का सही सही मतलब निकालकर कैशबुक पासबुक में लगाकर देख लिया कि किसको प्लस करना चाहिए, किसको माइनस करना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख रहे हैं तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है। अब लास्ट 1 मिनट का काम और बच गया है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि असली काम अब होगा, एक लाइन का काम बाकी है। इस साइड का टोटल कर लेंगे, इस साइड का भी टोटल कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा दोनों साइड का वो निकालकर हम लोग यहां पर लिख देंगे। यानी जिस साइड कम होता है टोटल उस साइड में डिफरेंस को लिख देना चाहिए, जैसे लेजर बैलेंस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो इस साइड का टोटल हम लोग पहले कर लेते हैं। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है देखिए, 50,500, 11,500, 1,000, 5,000, यानी 68,000 है इस साइड का टोटल। प्लस वाले कॉलम का टोटल है 68,000 और इस साइड का टोटल हो रहा है 11,500। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। 500, 7 में 1 माइनस करेंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, ठीक है। 56,500, 56,500, ठीक है। इस साइड में 56,500 कम आ रहा था, वहां पर हम लोगों ने डिफरेंस को लिख दिया। ऊपर में था बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये जो निकला है वो है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और अब इसका हम लोग टोटल लिख देंगे। जो ज्यादा अमाउंट था, जो बड़ा अमाउंट था वो टोटल में लिख देंगे, यानी कि जो बड़ा अमाउंट था वो प्लस कॉलम का था 68,000, वो हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे। ऐसे भी डिफरेंस लिखने के बाद जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो 68,000 ही होगा, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, डिफरेंस जो होता है दोनों बुक्स के बीच में वो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक करो हमेशा, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे बीआरएस के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।